हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब खैरियत से होंगे. So today we'll do the third part of this chapter named Sources of Crude Drugs. Today we will take up marine organisms as the source of drug. इससे पहले हम plants, animals and microorganism as source of drug पढ़ चुके हैं. To study that, उसको देखने के लिए you can head over to my चैनल और वहाँ पे इसकी वीडियोस मौजूद हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विथ मरीन ऑर्गेनिजम्स एज सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स. पहले हम इस वर्ड मरीन को समझ लें. मरीन मीन्स एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड विथ और रिलेटेड टू सी. सी मतलब समुद्र, उसको मरीन कहा जाएगा. तो जो समुद्र में डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उस सबको मरीन ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा. नाउ मरीन ऑर्गेनिजम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स विथ यूनिक एंड वर्सेटाइल केमिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर रेयरली फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मतलब ये हो गया कि मरीन ऑर्गेनिजम्स जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर्स जो कि टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में रेयरली मिलते हैं. हालांकि इसके बावजूद जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें मरीन ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होने वाले ड्रग्स सिर्फ 1% है. आपको याद होगा इससे पहले हमने प्लांट्स और एनिमल्स का किया था. तो प्लांट्स डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाई नियरली 25% ऑफ द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मार्केट. 25% है और एनिमल्स उससे थोड़े कम हैं. और मरीन ऑर्गेनिजम्स तो ओनली क्या लेस देन 1% है. Now, because of the extreme conditions that marine organisms face, they produce a wide range of secondary metabolites which are therapeutically active. अब जो समुद्र के नीचे प्लांट है या एनिमल है, दे हैव टू फेस एक्सट्रीम कंडीशंस. सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है पानी में, इसके अलावा टेम्परेचर, फिर प्रेशर बहुत होता है, जिसकी वजह से ये एक काफ़ी बड़ी रेंज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देते हैं और एंड दस आर यूटिलाइज्ड एज ड्रग्स. They can be excellent source of anti-cancer, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and analgesic agents. अब इसमें हमारे आ जाते हैं मरीन algae, मरीन sponges, मरीन microorganisms, marine invertebrates and marine animals. These are all sources of crude drugs. Now we'll see drugs derived from marine organisms. पहला है हमारा सीवीड्स, जिसको मरीन एल्गी भी कहा जाता है. इसमें आ गए हमारे जेलिडियम ग्रासिलेरिया, ये प्रोड्यूस करते हैं अगार. देन कॉन्ड्रस क्रिस्पस प्रोड्यूस करता है कैरेजिनीन. लेमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस प्रोड्यूस करता है एल्जिनेट. अब ये तीनों चीज़ें अगार, कैरेजिनीन एंड एल्जिनेट, दे आर यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, wound dressing and also as antiviral and antioxidant preparations. Then we have marine sponges. Marine sponges में है हमारा क्रिप्टोटेथिका क्रिप्टा. ये बहुत फेमस एक बहुत ही यूज़ होने वाली एंटी कैंसर ड्रग है, साइटारापीन, which is used in the treatment of myeloid leukemia and other blood cancer. यही वाला marine sponge it also produces vidarabine, which is used in the treatment of herpes simplex infections. Then we have marine microorganism like Salinispora tropica, which is a bacteria, and it produces salinosporamide A. It is used in the treatment of glioblastoma. Then among marine invertebrates, we have Actinidea turbinata, which produces trabectedin, that is used in the treatment of soft tissue sarcomas, and the other one is Bugula neritina, producing bryostatin, which is being investigated as an anti-cancer and also in the treatment of Alzheimer's disease. Then we have marine animal. इसमें आता है हमारा
कोनस मैगस, जिसको कॉमनली कोन स्नेल कहते हैं. It produces a drug named ziconotide, which is used in management of chronic pain. जो बहुत तेज दर्द जब होता है chronic, उसमें ये इसका इस्तेमाल है. The other marine animal is Holothuria scarba. It is a sea cucumber. It produces echinocide and scarbicides that are used as anti-cancer, antifungal and anti-tumor agents. तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, जिसे मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन सब प्रेजेंट करना भी मुमकिन नहीं है और सब याद करना भी मुमकिन नहीं है, स्पेशली क्योंकि मरीन ऑर्गेनिजम्स का जिक्र बहुत कम होता है, तो इनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं. तो आप ये याद करें, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ याद करें और थोड़ा टाइम दें, इसको पढ़ते पढ़ते याद होगा. Then we come to advantages of using marine organisms as source of drugs. First one is they are rich source of novel bioactive compounds. जैसे हमने भी पढ़ा कि since these marine organisms live under extreme condition, therefore they produce a wide range of secondary metabolites that are therapeutically active. ठीक है. देन हाई केमिकल डाइवर्सिटी, ये भी हमने अपनी अभी पढ़ा कि द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस आर यूनिक. दस it includes alkaloids, peptides, terpenoids, steroids, polysaccharides, and which also paves way for discovering new drugs. Third one is new mechanism of action. Many marine derived products act through novel molecular targets, making them valuable for treating diseases resistant to existing drugs. बहुत सारे ये marine drugs जो हैं they act through novel molecular targets. कोई novel mechanism of action के through act करते हैं, जिसकी वजह से जो diseases होते हैं, जो resistant होते हैं certain drugs के, उनके लिए एक option available हो जाता है. Fourth is potent biological activity. Marine metabolites often exhibit strong pharmacological activities even at very low concentration. These compounds are highly potent, giving the required therapeutic activity at a very low concentrations. Fifth, useful against drug resistance pathogens. Now, marine microorganisms produce antibiotics. They are promising source of antibiotics, so they can be used to combat multi-drug resistant bacteria. Sixth is renewable and sustainable source. Many marine microorganisms and algae can be cultured under controlled conditions, allowing sustainable production of valuable bioactive compounds. अब ये जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हमें समुद्र में तो मिल ही रहे हैं, बट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, लाइक पीटीसी में जैसे होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, इन अ सिमिलर वे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस दे कैन बी ग्रोन इन लैब्स ऑल्सो. तो दिस वे इट विल बी अ सस्टेनेबल मेथड कि आप जो है वो आप एनवायरनमेंट पे लोड नहीं डाल रहे हैं. द लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी. Marine natural products continue to serve as lead compounds for medicinal chemistry and the development of new synthetic and semi-synthetic drugs. ये मैंने अभी पढ़ा कि since they have a very complex and unique chemical structure and a wide range of chemicals are produced, including alkaloids, peptides, terpenoids, steroids, polypeptides. So they make a way for discovery of new drugs, which further can be used for development of synthetic and semi-synthetic drugs. So now let's talk about the limitations of using marine microorganisms as a source of drugs. First is low yield of bioactive compounds. Now these marine organisms, the bioactive compound that they produces are in very very minute quantities. So अगर कभी होता है कि large scale production is required, it becomes very difficult. Second one is complex extraction and purification.
Now, these marine extracts are a mix of various compounds like proteins, lipids, and of course, secondary metabolites. So, highly sophisticated analytical techniques are required for its purification. Third, structural complexity. Now, the marine organism, the bioactive compound that they produce are highly complex in their structure. So the synthesis and the structural modification is difficult as well as expensive and time consuming. Fourth, seasonal and geographical variation. अब जैसे हमने प्लांट्स और एनिमल्स के केस में देखा था विथ वेरिएशन इन थिंग्स लाइक the season, temperature, etc. The quality and the composition of the bioactive compound varies. तो सेम केस हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स के साथ भी है. जैसे जैसे सीजन, सैलिनिटी, टेम्परेचर, जोग्राफिकल लोकेशन या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में चेंजेस आते हैं, वैसे ही क्वालिटी और कॉम्पोजिशन बायोactive कंपाउंड के इन चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है. Fifth is potential toxicity. Now, marine metabolites exhibit high toxicity or a narrow therapeutic index. So, there is a need for preclinical and clinical safety evaluation. Sixth, regulatory and quality control challenges. Now, the standardization of marine derived products is difficult because of variability in raw materials. Strict quality control is required to ensure consistency, purity, safety and efficacy. अब ये मरीन डिराइव जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिंस ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनकी स्टैंडर्डाइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो ये बहुत एक अहम वो हो जाता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी वो स्टैंडर्ड्स मीट हों. And the last one is difficulty in cultivation. Many marine invertebrates and their symbiotic organisms have complex environmental requirements and cannot be readily maintained under laboratory conditions. अब कुछ marine invertebrates को हम नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब समुद्र के अलावा बाहर लैब्स में भी उनको कल्टिवेट किया जाता है. तो अब इन मरीन इन्वर्टिब्रेट्स और उनके जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव सम स्पेशल कॉम्प्लेक्स कनेक्शन जो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी कंडीशन. सो देयरफॉर इट इफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द बायोएक्टिव कंपाउंड्स. सो ये हो गया हमारा मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज सोर्स ऑफ ड्रग. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के वो दे आर अ बिट डिफ़िकल्ट. सो ठीक से स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से आप पढ़िए, इसको टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें. बस यही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम दीजिए इस टॉपिक को. मरीन सोर्सेस हम यूजुअली मतलब बहुत कम पढ़ना होता है तो इनके नेम्स डिफ़िकल्ट लगते हैं बट रिपीटेडली आप पढ़ेंगे, टाइम देंगे तो ज़रूर याद होंगे. ठीक है. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe to my channel Pharmacognosy with Dr. Lubna. If you know anyone who may benefit from this video, kindly do share the video. Thank you so much again.